नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की, जो कि शंकराचार्य की जिनको पदवी मिली हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे उमाशंकर पांडे जो है वो शंकराचार्य बन गया, और जब से शंकराचार्य बना है उससे भी पहले से अगर हम देखें तो उमाशंकर पांडे जो है वो हमेशा विवादों में रहा। अब ये बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि राम मंदिर को लेके आपको पता होगा, इन्हीं शंकराचार्य ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेके एक विवाद खड़ा किया था, और विवाद में चारों शंकराचार्यों की ओर से जो है वो एक टिप्पणी की थी, लेकिन बाद में दो शंकराचार्य आपको पता होगा, पुरी और श्रृंगेरी पीठ, उन्होंने जो है वो आकर अपनी जो है वो जिसको कहें कि सफाई देनी पड़ी, या ये कहना पड़ा कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर के खिलाफ नहीं है। तो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो विवादों में थी, लेकिन खुद जो शंकराचार्य की जिनको पदवी मिली है, वो खुद भी जो है वो शुरू से ही विवादों में रहा है। तो फिर क्या उनके विवादों के ऊपर अंगुली खड़ी नहीं होनी चाहिए? तो आज का ये पूरा जो वीडियो है वो इसी पे होने वाला है। इस वीडियो की ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी हम समझेंगे कि कैसे स्वामी मुक्तेश्वरानंद जो है, अविमुक्तेश्वरानंद, वो मोदी विरोध में खड़े हो गए, जो कि आपको पता होगा विपक्ष की भाषा बोलने लगे। और शंकराचार्य की कांग्रेस के साथ क्या ट्यूनिंग है हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं 1969 में जन्मे उमाशंकर पांडे अपने पिताजी के साथ जो है वो गुजरात जाते हैं। फिर उसके बाद में वो उनको एक मठ में छोड़ देते हैं। मठ में छोड़ने के बाद में वो जो है पूजा पाठ करते हैं, और उनके गुरु होते हैं, आपको पता होगा, स्वामी स्वरूपानंद महाराज, जिनकी आप समाधि की अगर हम बात करें तो 11 सितंबर 2022 को जब उनकी समाधि होती है, तो उसके बाद में उन्हीं के मुख्य सचिव, जो कि मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य की पदवी दे देते हैं, उनको शंकराचार्य बना देते हैं। इससे पहले हम ये समझे तो इससे पहले ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा चुका था, उनके शंकराचार्य की बनने की जो कहानी थी उसमें। और इसमें जो जितने भी जो सन्यासी अखाड़े थे वो भी शामिल थे कि इनकी जो नियुक्ति हुई है वो सही तरीके से नियुक्ति नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो उसके बाद में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक पत्र का उल्लेख किया सुप्रीम कोर्ट के पटल पे, और वो पत्र जो है वो लिखा गया था 13 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के, आपको पता होगा, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से। और उन्होंने जो है वो शंकराचार्य कह के अविमुक्तेश्वरानंद को एक चिट्ठी लिखी थी, और उसी चिट्ठी को पेश किया था अविमुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट में कि कांग्रेस पार्टी ने उनको शंकराचार्य माना है। अब ये बातें जो है आपको पता होगा, इसके बाद में आजकल अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो लगातार पॉलिटिकल भाषण देने लगे हैं, मतलब पॉलिटिकली बात करने लगे। इससे पहले भी उनका जो है वो नाता जरूर रहा है, लेकिन आज वो जिस विपक्ष का जो है वो साथ खड़े नजर आते हैं, उसी विपक्ष के, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, योगी आदित्यनाथ के आने से पहले, तो अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो इन्होंने प्रदर्शन किया था, धरना किया था, और उसमें पुलिस ने जो है वो लाठीचार्ज किया था, और अविमुक्तेश्वरानंद घायल हो गए थे। उनके साथ में और भी लोग जो है वो लगभग 40 लोग घायल हुए थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस विपक्ष के साथ आज अविमुक्तेश्वरानंद, या हम कहें कि विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, उस विपक्ष ने ही अविमुक्तेश्वरानंद की जो है वो कुटाई कर दी थी। अब मामला जो भी रहा हो, लेकिन जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो है वो इन्होंने उँगली उठाई, और इनका कहना था कि एक महंत, एक योगी जो है वो कभी भी पॉलिटिकल नहीं हो सकता। लेकिन 2019 में ही अपनी नैतिकता को त्याग कर, 2019 में मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन्हीं शंकराचार्य ने एक निर्दलीय उम्मीदवार, पाठक जिसकी हम बात करेंगे, उनको जो है वो कैंडिडेट बनाया था। हालांकि एफिडेविट में कुछ कमियां होने की वजह से उनका नामांकन रद्द हो गया था। तो जो ये कहते हैं कि वो पॉलिटिकल नहीं है, धर्म को जो है वो राजनीति से दूर रखना चाहिए,
तो फिर इनका क्या औचित्य बनता था कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ा करें और जब उसका नामांकन रद्द हो जाए तो फिर सड़क पर जो है वो धरना देने बैठ जाएँ। ये जो है वो दूसरा आपको। इसके अलावा अभी आपने देखा उद्धव ठाकरे, बालासाहब ठाकरे की हम उद्धव ठाकरे से अगर तुलना करते हैं और हर बार ये देखने को आया बालासाहब ठाकरे का हिंदुत्व है। जब उनसे आपको पता होगा आपकी अदालत में रजत शर्मा ने ये पूछा था कि आपके ऊपर आरोप है कि आपने राम मंदिर में जो है वो उसको तोड़ा गया बाबरी मस्जिद को, तो उसके आरोप जो है वो आपके ऊपर लगते हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो आप अगर सुनोगे तो आप जो है वो इसमें कोई कतई आश्चर्य नहीं होगा कि बाला साहब ठाकरे की जो राजनीति थी वो किस तरह की थी। वो कट्टर हिंदुत्ववादी जिनके एक इशारे पर आपको पता होगा पूरा मुंबई बंद हो जाता था और अगर महाराष्ट्र से किसी ने अगर जितने भी जो अंडरवर्ल्ड के जो सरगना थे उनको खदेड़ने का काम किया, तो वो सारा क्रेडिट जो है वो बाला साहब ठाकरे को जाता है। लेकिन उसकी राजनीति से इतर उद्धव ठाकरे जब से राजनीति में सक्रिय हुए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर जो वीर सावरकर को माफी वीर कहने वाले थे या हिंदुत्व को जो गाली कहने वाले थे, उद्धव ठाकरे उनकी गोद में जाके बैठ गए और आज ये शंकराचार्य जब महाराष्ट्र में विजिट करते हैं मुंबई में, तो फिर ये जो है वो उद्धव ठाकरे की या हम कहें कि उद्धव ठाकरे को जो है वो धोखा दिया गया, इस तरह की बातें करते हैं और उसका आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। तो फिर हम इसको भी जो है अगर हम पॉलिटिकल नहीं माने, तो फिर हम किस तरह से मानेंगे? इसके अलावा जो इस तरह की बातें करते हैं, वो अंबानी की शादी भी अटेंड करते हैं और अंबानी की शादी अब यहाँ पे देखिएगा आप, जब अंबानी की शादी की हम बात करते हैं, तो ये जो है वो बड़ा आरोप इनके ऊपर लगाया है इनके ही गुरु भाई गोविंदाचार्य महाराज ने। और गोविंदाचार्य महाराज ने तो इन शंकराचार्य को फर्जी और अपराधी तक करार दे दिया। फर्जी और अपराधी क्यों करार दिया गया? क्योंकि उनका मानना है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिसके शंकराचार्य की पदवी पे रोक स्टे लगा दिया, वो शंकराचार्य हो ही नहीं सकता, शंकराचार्य है ही नहीं। दूसरा, उनके खिलाफ जो है वो केस चल रहे हैं। इनके ऊपर जो है गोविंदाचार्य के हिसाब से अगर हम देखें तो इनके ऊपर जो है वो हत्याओं तक के जो है वो बड़े आरोप लगे हैं और सबसे बड़ा जो आरोप लगाया वो आरोप उन्होंने लगाया कि ये शंकराचार्य अभी कांग्रेस की कठपुतली बनी हुई है। अब इसका हम सीधा पॉलिटिकल अगर कनेक्शन अगर हम देखें, तो हम इसको समझ भी सकते हैं क्योंकि शंकराचार्य जो है वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो तानाशाह है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और वो विपक्ष के साथ खड़े हैं। तो विपक्ष के साथ खड़े होने से शंकराचार्य को क्या फ़ायदा? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी ने या सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य ने जो पत्र का उल्लेख किया, उस पत्र के हिसाब से प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस ने माना कि ये शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। तो मान लीजिए अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाती है तो फिर इनके साथ साफ जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो जाएँगे। कांग्रेस पार्टी जो है वो इनको शंकराचार्य जो है वो डिक्लेयर कर देगी और इसका फ़ायदा जो है वो सीधे तौर से इन्हीं शंकराचार्य को होने वाला है। हालाँकि 2 शंकराचार्य जो इनसे पहले ही जो है, वो हमने देखा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में इन्होंने कहा था कि चारों शंकराचार्य नाराज़ हैं, लेकिन फिर 2 शंकराचार्य सामने आते हैं और स्टेटमेंट देते हैं। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं कोई न कोई बात ऐसी ज़रूर है, जो ये शंकराचार्य जो कह रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, वो या हम कहें कि कहीं न कहीं कांग्रेस के पाले में गेंद जाती हुई दिखाई देती है। और अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, तो फिर इनको जो है वो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में जो अपना दावा पेश कर रहे हैं कि वही शंकराचार्य हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति को जो है वो अवैध ठहराया गया था। तो उस हिसाब से आज भी जो है वो बहुत सारे सन्यासी अखाड़े और ये जितने भी जो संत वगैरह हैं, ये इनको शंकराचार्य मानने से भी इनकार कर रहे हैं। सुर्खियों में बने रहना इनकी आदत है, आपको पता होगा अभी भी उन्होंने जो है वो सोने को लेके केदारनाथ मंदिर के बारे में जो टिप्पणी की थी, तो ये सुर्खियों में और विवादित बयान जो है वो आज से नहीं पहले से ही देते आए हैं और पहले से भी ये इनकी जो है वो भूमिका हम कहें तो ये सक्रिय रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनका विवादों से नाता नहीं है, इनका विवादों से भी नाता है। ईटीवी भारत के एक पत्रकार ने जब इनसे पूछा गया इन्हीं सवालों के बारे में, तो इन्होंने कुछ जवाब तो दिए लेकिन कुछ जवाब जो थे वो गोलमोल से थे। और वो गोल-गोल से जवाब कैसे थे वो आपको अगर आप ईटीवी भारत के उस इंटरव्यू को देखोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये सीधे तौर से जो है वो अपने विरोधियों के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। जबकि वो ये भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस तरह के हलफनामे का उल्लेख किया था
जो कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनको लिखा गया एक पत्र था। तो इससे सीधा साफ तौर से जो है वो साफ तौर से नज़र आता है कि कहीं न कहीं शंकराचार्य का जो है वो कनेक्शन कांग्रेस पार्टी के साथ ज़रूर है और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से हिंदुत्व को लेके और हिंदुओं को लेके टारगेट कर रही है, खिलाफ जो टिप्पणी कर रही है, फिर उनको डिफेंड करने का काम जो है, वो ऐसे शंकराचार्य कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी को टारगेट करके ऐसा उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी को अगर गलत साबित कर देते हैं, तो फिर आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी को अप्रूवल मिल जाता है कि देखो कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि नरेंद्र मोदी जो है, वो हिंदुओं के साथ या शास्त्रों के साथ जो है, वो गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में, आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।